देखो, अब अपन लोग न्यायिक सक्रियता पढ़ेंगे। न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, है ना, क्या होती है? न्यायिक सक्रियता क्या होती है, अपन वो पढ़ेंगे। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? क्या सुने हो आपने जनहित याचिका के बारे में? जनहित याचिका, ओ माय गॉड पिक्चर देखा किसी ने? उसमें भगवान के ऊपर केस कर देता वो परेश रावल, है ना कि नहीं? तो वो शुरू में अकेला केस करता है, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो जनहित याचिका दर्ज आती है। मतलब बहुत सारे लोग, पूरे उम्रेड के गांव वाले लोग अगर याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दे, उसको जनहित याचिका बोलेंगे, है ना। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। न्यायपालिका की चर्चा होती है तो न्यायिक सक्रियता का प्रयोग होता है और जनहित याचिका शब्द का प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। जनहित याचिका का जो पावर न्यायपालिका के पास होता है ना, इसने क्या कर दिया, न्यायपालिका को पहले से ज़्यादा क्या बना दिया है, सक्रिय बना दिया। क्या बना दिया? पहले से ज़्यादा सक्रिय बना दिया है। देखो, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। भारत में न्यायिक सक्रियता, न्याय सक्रिय रूप से है ना। न्यायिक सक्रियता जो है उसका मुख्य साधन, किस कारण से न्याय सक्रिय रह चुका है अभी तक? जनहित याचिका और सामाजिक व्यवहार याचिका, है ना, सोशल एक्शन लिटिगेशन रही है ना। आखिर दो कार्टून बूझे, यहाँ पर कार्टून देखो, कार्टून क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जज बोल रहा है आर्डर आर्डर आर्डर, है ना। यहाँ पर क्या हो रही है? हड़ताल हो रही है, डाक हड़ताल। कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों किया? डाक की हड़ताल हो रही थी कि अब हम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर लोग ने हड़ताल कर दी है कि हम यहाँ का खत वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। पहले करे थे, आजकल कर दे, दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप में भेज देंगे मैसेज। लेकिन नहीं, बहुत सारी डाक होती है वैसे, उसको व्हाट्सअप में नहीं भेज सकते। डाक ने हड़ताल कर दी है कि, है ना। तो फिर किसने हस्तक्षेप करा? कोर्ट ने हस्तक्षेप करा कि जो डाक जो थी ना, वो जनहित याचिका के अंदर आएगी, है ना। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका क्या होती है वो जानेंगे हम, है ना, कि जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में, कानून की कौन सी प्रक्रिया में? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। तुम कब अदालत जा सकते हो? जब तुम्हारा कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, किसी ने तुमको मारा हो, किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, है ना कि नहीं, किसी ने तुम्हारी ज़मीन छीन लिया हो, किसी ने तुम्हारा कोई सामान चोरी कर लिया, तुम कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो, जो तुम्हारा व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन ये कब तक चलता था? 1979 के पहले। अब 1979 में एक बदलाव आया। कब बदलाव आया? 1979 में एक बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों के ही नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे ने दाखिल किया था। मतलब अब मान के चलो कि कोई एक ऐसी कंपनी आई, एक क्या ही कंपनी आई, वो कंपनी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर ली। तुमको बोली कि हम तुमको अधिक ब्याज में पैसा देंगे और तुमको बहला ली, फुसला ली, और तुमने वहाँ पर ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई, 5 साल की मेहनत की तुमने इतना पैसा कमाए थे, 2-3 लाख रुपए, तुमने वहाँ जाके क्या कर दिए? जमा कर दी जमा, और कंपनी तुम्हारा पैसा लेके भाग गई। होता है अभी यस बैंक वाले, नहीं यस बैंक वाले नहीं, कौन से इधर बैंक नहीं था, उमरेड में खुला था, कई सारे लोग का पैसे, कई सारे लोग का, कहाँ का वो सहारा बैंक, कौन सा बैंक था वो बैंक वाले ही, जो बाजू में ही नहीं खुला था क्या? कई सारे लोग, ये बाजू मेरे मोहल्ले में कम से कम इतने सारे लोगों को पैसा डूब गया, उसमें पैसे नहीं लुटा रहा, बैंक डूब गया, है ना। तो खाली तुम्हारा अकेले के साथ हुआ क्या? नहीं, तुम्हारा टाइप के बहुत सारे लोग होंगे, सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे।
तो सब लोग मिल करके अगर इकट्ठा केस डाले किसी संस्था के खिलाफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनहित याचिका बोलेंगे, है ना। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, जनहित लोगों के हित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। अब न्यायालय ने ये सोचा कि इंसान को एक बार जेल में बंद कर दिए तो, और उनको सज़ा काट रहा है, तो भैया वो भी इंसान है, जेल में मारपीट हो रही, जे हो रहा वो हो रहा है ना कि नहीं। दो कैदी की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे ने एक दूसरे को मार डाले, पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना कि नहीं। तो कैदियों के भी अधिकार होना चाहिए, वहाँ पर भी क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए, और कैदियों के भी क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कैदियों के अधिकार होने चाहिए। इससे ऐसे मुकदमे की बाढ़ सी आ गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण को सुरक्षा देने और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की, है ना। आया समझ में? तो है ना, सब लोग ने क्या बोले फिर? सब लोग ने बोले कि हाई कोर्ट को स्वयंसेवी संगठन के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। कई संगठन नहीं बनते क्या, है ना। पर्यावरण की रक्षा के लिए न्यायपालिका को आगे आना चाहिए, सरकार उतना अच्छे से काम नहीं कर रही है। लोकहित से जुड़े जो अनेक मुद्दे होते हैं उन पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। कौन? जो जनहित याचिका होती है, ये जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी क्या हो गई है? साधन हो गई है। न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी क्या हो गई है? साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमे करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू करा। न्यायपालिका ने ये नहीं देखा कि कोई इंसान हमारे पास आएगा और शिकायत करेगा तभी हम उसकी सुनवाई करेंगे, ऐसा नहीं। न्यायपालिका ने अखबार पढ़ना शुरू करी और अखबार में जितनी भी चीज़ लिखी होती थी कि कहाँ किसके साथ कौन सा फ्रॉड हुआ, है ना, कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, और उस अखबार के माध्यम से उसने समाज में काम करना शुरू करे। कहाँ पे शुरू करे? समाज में काम करना शुरू करे और अन्य मुद्दों को निपटाना शुरू किया। इस तरह न्यायपालिका की ये भूमिका सक्रियता के रूप में लोकप्रिय, कि भैया न्यायालय सक्रिय है ना। कोई मुद्दे आ रहे हैं, भले किसी ने शिकायत नहीं करा, लेकिन अखबार में छपा कि यहाँ पर इतने लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, तो उनके खिलाफ आकर के न्यायपालिका ने उनको न्याय दिलवाई। अब देखो शुरुआत में कौन कौन सी जनहित याचिकाएं आई। 1979 में, कब की बात है? 1979 की बात है। 1979 में, कब? 1979 में। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी थी। समाचार पत्रों में क्या छपी थी? कैदियों के बारे में। कैदियों के बारे में क्या छपी थी? खबरें छपी थी। मैंने तुमको बताया था कैदी की कहानी, याद है? भूल गए? एक इंसान को जेल भेज दिए थे, जेल भेज दिए, और जेल भेजने के बाद वो बीमार पड़ गया था। तो बीमार पड़ने पर उसको कहाँ भर्ती कर दिए? अस्पताल में। कौन सा अस्पताल में? जेल वाले अस्पताल में भर्ती कर दिए। अब डॉक्टर ने बोले कि ये इंसान ठीक हो गया है, इसका मुकदमा करवाओ। पुलिस वाले सुन रहे थे कि उनकी बात? नहीं सुने, और उन्होंने कुछ नहीं करा था, उन्होंने कुछ भी अपराध नहीं करा था, लेकिन बस क्या हुआ था, वो जेल के अंदर बंद हो गया था किसी कारणवश, है ना। किसी कारणवश वो कहाँ बंद हो गया था? जेल के अंदर बंद हो गया था। और ऊपर से वो गरीब था। पैसा था क्या उसके पास? उसके पास पैसे भी नहीं थे, है ना। कुछ भी अपराध नहीं करा, और अस्पताल में क्यों भर्ती करे उसको? ताकि उसका इलाज होने के बाद उसकी सुनवाई की जा सके। क्या की सुनवाई की जा सके। और भैया होते गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, 73 साल जेल में रहा वो। कितने साल की उम्र में गया था? 20 साल की उम्र में जेल गया, जबकि उसको एक दिन की सज़ा भी नहीं होनी थी, है ना। लेकिन लापरवाही के कारण कितने साल? उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरी उम्र 73 साल का हो गया वो जेल में बंद रहा, है ना। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ ना गलत? तो इसीलिए फिर क्या हुआ, देखो बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबे अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था।
जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उनमें से उन्हें सजा हो जाती तो भी उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं होते। मान चलो कि किसी ने चोरी करी, मान चलो कि किसी इंसान ने हाफ मर्डर करा, सामने इंसान को अधमरा कर दिया मार मार करके, कितने साल की सजा होती है उसके लिए? 10 साल। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, टलते गया टलते गया टलते गया, और सजा भी हुई, 10 साल काटना पड़ता। उन्हें 15 साल के लिए बंदी बना रह गया वो जेल के अंदर, है ना? आ रहा है समझ में? मतलब जितने साल के लिए उसको सजा होनी थी, है ना, उससे अधिक समय तक वो क्या रहा? बंदी बना रहा। इस खबर को आधार बनाकर वकील ने एक याचिका दायर करी। वकील ने याचिका दायर करी। इसके पहले न्यायालय इन मामलों को हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू करा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में ये मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंडरलाइन कर लो, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार के नाम से जाना जाता है। ये देखो ऐसा होता था। अब अगला देखो, 1980 में तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में अभी कौन बंद है? आसाराम बापू बंद है ना? कि नहीं? आसाराम बापू बहुत अच्छे प्रवचन दिए उनने, यूट्यूब पर देखना, लेकिन प्रवचन अच्छे दिए मगर उसने, है ना। लेकिन बेचारा आज जेल में है। उसने एक वीडियो में बोला था, जब वो जेल नहीं गया था ना, उसने बोला था कि मेरी तिहाड़ जाने की बहुत इच्छा है, एक बार हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर घूम के आऊँगा। और इंसान की जो इच्छा होती है, ब्रह्मांड की शक्ति उसको मिलाने में लग जाती है। जो तुम्हारा लक्ष्य होता है, जो तुम्हारा जो गोल होता है, तुमने अगर एक बार अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे काम करना है ना, और उसके पीछे भिड़ गए, तो ब्रह्मांड की शक्ति उससे मिलाने में लग जाती है। ब्रह्मांड की शक्ति ने उसको कहाँ पहुँचा दी? तिहाड़ जेल पहुँचा दी। 1980 में तिहाड़ जेल में के एक बंदी ने तिहाड़ जेल का एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। अब मान चलो कि मैं जेलर हूँ। मैं कौन हूँ? जेलर हूँ। अब मेरा घर में झगड़ा किससे हो गया? घर वाले झगड़ा हो गया, है ना। अब घर वाली में समझ लेना, है ना। घर वाले से क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब मैं कहाँ पे आया? तिहाड़ जेल आया। अब मैंने गुस्सा किस पे निकाला? मैंने निकाला लठ और कैदियों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा मारा, गुस्सा निकालने के लिए। कई बार करते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल के माँ साहब लोग, घर में झगड़ा हो गया, बच्चे लोग से क्वेश्चन पूछो और दे रहा धुनक धुनक के, बिल्कुल, है ना कि नहीं? होते ना प्राइवेट स्कूल के मास्टर लोग। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, है ना, मारूंगा भी नहीं। हाँ, डांटता हूँ मगर, है ना। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था, है ना। मैंने कल सुबह खाली एक लड़के को चमका दिया था, और बहुत भयंकर का चमकाया था। मेरे को उसके रात में नींद नहीं आई ढंग से, है ना ये नहीं। एक 10वीं क्लास का रेस्टोरेंट था, बहुत उधम कर रहा था, बहुत दिन से देख रहा था। मैंने उसको क्लास से बाहर भगा दिया था। और साथ साथ फिर इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं किसी की भावना को भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता कि मेरे कारण किसी की भावनाएं आहत हो, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण किसी का कुछ गलत हो या फिर किसी का कुछ बुरा हो। देखो, न्यायाधीश ने उसे एक ही याचिका मान लिया। अब न्यायाधीश, बंदी ने क्या करा? बंदी ने बोला कि यहाँ पर हमारे को बहुत सारी शारीरिक यातनाएं दी जाती है, हमको मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना खाने को नहीं दिया जाता है ना। और न्यायाधीश ने उसे एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के रूप में जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर न्यायालय ने फिर आदेश दिए कि भैया किसी को यातनाएं नहीं दी जाएगी, और फिर कैदियों के लिए भी अधिकार क्या किए गए? नियुक्त किए गए। तुमको पता है अमेरिका की जो जेल है ना, वहाँ पर तुम बोलोगे यार जेल में बंद है कि फिर, है ना कि नहीं, बस दोनों टाइम खाना आएगा, डॉक्टर तुम्हारी देखभाल करने के लिए आएगा, अच्छा बिल्कुल बेड रहेगा, सामने टीवी लगी रहेगी, है ना। विदेश की जेल में, है ना, विदेश की जेल में। इधर की जेल में मत जल जाना होगा धोखे से। देखो, जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। देखो, शुद्ध हवा पानी, उन्हें बोला कि भाई कैदी लोग भी इंसान होते हैं, उनको शुद्ध हवा दो, शुद्ध पानी दो। अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन करने पर व्यक्ति को इंसाफ की गुहार लाने का अधिकार है ना। समाज के नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति क्या लगा सकता है? गुहार लगा सकता है।
इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते थे। कभी कभी क्या होता था कि कई बार जो लोग बिल्कुल गरीब है, जिनके पास पैसा है चाहे नहीं, ना वकील को देने के लिए पैसे है, ना कुछ करने के लिए पैसे है, और पुलिस वाले भी उनको दबा रहे हैं, है ना, वो न्यायालय जा ही नहीं पा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं, वो अत्याचार सहन करते जा रहा है ना, और समाज का एक बार उनका शोषण करते जा रहा है। तो ऐसे लोगों को अब वो डायरेक्ट आकर के अदालत पास जा रहे थे क्या? वो नहीं जा रहे थे। तो अदालत खुद सामने से आई और उनकी उसने क्या करी? हेल्प करी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने एक जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी। जो अच्छे वकील थे, है ना, जो उनका गरीबों को मुकदमा उठाना चाह रहे थे, उनकी सुन रहे थे, है ना, उनको न्यायालय ने मौका दिया कि तुम आकर के इनकी मदद करो। अब देखो, न्यायमूर्ति भगवती, बंधुआ मुक्ति मोर्चे बनाम 1984। पहले एक बंधुआ प्रथा चलती थी, पता है कैसी बंधुआ प्रथा? तुम्हारे 11वीं क्लास में तुम्हारी बुक चेंज होगी शायद, है ना, हिंदी की, तो मैं तुमको बताता क्या होता था। एक शंकर का वाला गेहूँ है, एक इंसान क्या करता है कि एक सवा सेर गेहूँ, मतलब आधी पाई गेहूँ किससे उधार लेता है? एक महाजन से उधार लेता है। महाजन से उसने कितना गेहूँ उधार लिया? आधी पाई गेहूँ उधार लिया। अब महाजन उसके खेत में आता है और उसको अच्छी सारी ज्वार दे देता है, और वो सोचता है कि मैंने गेहूं के बदले में उसको ज्वार दे दिया, लेकिन स्पष्ट नहीं बोलता कि मैं इसके बदले में दे रहा हूँ, है ना। होता है उससे 10 साल बाद महाजन क्या बोलता? तुमने आधी पाई गेहूं में से उधार लिया था, तो ब्याज बनते 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 तुम्हारा जो आधी पाई गेहूँ, इतना सा जो गेहूँ था, और वो भी उसने साधु को खिलाने के लिए लिया था। उसके घर पर एक मेहमान आया था उसको खिलाने के लिए, तो आधा पाई गेहूँ कितना हो जाता मालूम है? 2 बोरा हो जाता। कितना हो जाता? 2 बोरा। वो बोलता मैं 2 बोरा गेहूँ कहाँ से लाऊंगा? गरीब इंसान रहता है वो। फिर कुछ समय बाद वो 2 बोरा का बोलता कि 6 बोरा हो गया। फिर 6 बोरा से बोलता कितने? इतने मन हो गया। होते होते फिर वो बोलता कि मैं कैसे चुकाऊंगा। और तेज तरह भोला भाला इंसान रहता है वो, उसका नाम शंकर रहता है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखे थे, है ना, और रियलिटी पे बेस्ड है ये। ऐसे कि हजारों चीज़ होती है समाज में, और अभी भी होती है कहीं कहीं पर। प्राचीन समय में बहुत होती थी ऐसी। फिर उन्होंने क्या बोले, महाजन ने ये बोला कि चलो तुम एक काम करो, मेरे खेत में काम करो, तुमको साल में 1 कंबल दूंगा मैं, और 1 खटिया दूंगा, और ज़िंदगी भर मेरे पास काम करना पड़ेगा, और 2 वक्त का खाना दूंगा। अब बंधुआ मजदूर बना लिया उसको, जीवन भर के लिए उसका वो गुलाम। सुबह से लेकर के रात तक वो काम करवाता और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी देता, और साल में 1 बार उसको कंबल देता। अब ये ज़िंदगी करते करते उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई, मर गया। उसके बाद उसका जो लड़का हुआ, उसको बोला कि तेरा बाप मेरा कर्जा नहीं चुका पाया, अब तू मेरे पास ज़िंदगी भर नौकरी करेगा। ऐसे होते थे ज़मींदार और महाजन लोग, है ना। ये क्या होते? ज़मींदार और महाजन लोग होते थे। इसी को क्या बोलते? बंधुआ मजदूर। क्या बोलते? बंधुआ। अमेरिका में क्या होता था? बताया था मैंने अमेरिका में आप लोग को, जब अपन अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। अमेरिका में क्या होता था? वहाँ पर जैसे भारत देश में हिंदू मुसलमान पर बहुत भेदभाव होता है ना, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई, जबकि होता कुछ नहीं है, सब इंसान है। हर एक इंसान क्या होता है? मानव होता है। सबसे बड़ी क्या होती है? मानवता। ईश्वर ने इंसान को बनाया, और इंसान ने धर्म बनाया, जात पात बनाया, है ना। ये सब इंसान के द्वारा बनाया गई चीज़ है कि हम इसकी पूजा करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे। किन ने बनाया? इंसान ने बनाया। और प्राचीन समय तो इंसान आदि मानव था, कपड़े भी पहनता था, झाड़ पत्ते लगा घूमता था, बिल्कुल। आ रहा है समझ में? उसके बाद फिर इंसान ने क्या बनाया? पूरे नियम कानून और ये सब मानना शुरू करा। ये सब मानना सॉरी है ना, ये सब मानना शुरू करा, और इंसान ने धर्म गिरम बनाया। अमेरिका में क्या होता था? सॉरी है ना, अमेरिका में क्या होता था? अमेरिका में क्या होता था आपको पता है? अमेरिका में क्या होता था? अमेरिका में गोरे लोगों में और काले लोगों में बहुत भेदभाव होता था। जितने भी गोरे लोग थे, काले लोगों को दास बना के रखते थे, और उनको खरीदा जाता था, है ना, समझ रहे हो? क्योंकि गोरे लोग अपने आप को महान समझते थे कि हम कौन है? गोरे हैं। क्या गोरे हो? क्या चमड़ी तो है तुम्हारी, और के अलावा क्या है ना, कि नहीं? समझ रहे हो ना? हम लोग क्या है? गोरे है ना, अपने आप को ये समझते थे। और ये काले है ना, इनको यहाँ बैठने मत दो, बस की सीट में जाकर के बैठ गए, पीछे बैठो, ये करो वो करो। उनको जीवन भर के लिए क्या बना के रखते थे? गुलाम, दास बना। उनको खरीदते थे। कैसे खरीदते थे? अच्छा, कितनी कीमत? अच्छा 1 लाख, हाँ जी 1 लाख रुपये लो,
चला जा, और 24 घंटे काम करवा रहा है। अब उसको मार भी डाले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका गुलाम है। जो सामान होता है ना, मेरा मोबाइल है, इसको पटक दूँ, फोड़ दूँ, कुछ कर दूँ, मेरा मोबाइल है, वैसे बोलते थे जब मेरा गुलाम है, इसको मारूँ पीटूँ, कुछ करूँ। फिर अब्राहम लिंकन जी ने इस प्रथा को समाप्त करे, और उसके लिए उनको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, मैं क्या बताऊँ। मैं भी देखता हूँ ना कभी कभी ऊंच नीच की बात, तो मेरा खून खुल जाता है। जात साहू है, तेली है, जे है वो है, पवार है, जे है वो है, पंडित है, चमार, ये सब फालतू की बात है ना। ये जातिवादिता के कारण ही भारत देश में इतने दंगे हो रहे हैं। नेता लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाते हैं, सांप्रदायिक भावना फैलाते हैं। इधर से हिंदू लोग खड़े हो गए और बोले कि हम मुसलमानों को मारेंगे, उधर से मुसलमान खड़े हो गए हम हिंदू को मारेंगे। हिंदू लोग को किसने भड़काया? उनके नेता ने भड़काया। मुसलमानों को किसने भड़काया? उनके नेता ने भड़काया। और दोनों संसद जाकर के एक ही थाली में खाना खा रहा है। उधर के लोग लड़ बैठ के मर रहे हैं। यही होता है, भाजपा वाले कांग्रेस को लड़वाते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा को लड़वाते हैं, है ना। और और मूर्ख जनता लड़ ली मूर्ख जनता ने। और वो दोनों कौन कौन, कमलनाथ और शिवराज गले मिल रहा है, वो फोटो देखे तुमने, है ना कि नहीं, अलग अलग पार्टी के। इसलिए लड़ने का नहीं है, समझदारी रखने का है ना। अपने लोकतंत्र में जी रहा है, अपने ऊपर है कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई किसी का बंधा हुआ नहीं है। आ रहा है समझ में? ऐसा रहता है। इस बात को याद रखें कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करेंगे तो मौलिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी रियलिटी में होता है, अभी रियलिटी में अभी यहीं थाने में कोई पैसा वाला चल जाएगा ना, तो पुलिस वाले उनके उसको बोलेंगे आओ आइए साहब बैठिए, चाय ऑर्डर करवाएंगे। और वहीं यदि कोई गरीब चल जाए इंसाफ मांगने के लिए तो उसके प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे। ये थाने में ये बता रहा हूँ, एक लेडीज़ आई थी, मैं बता रहा हूँ रियलिटी। मैंने वो लेडीज़ ने बोली कि साहब मतलब कि मुझे को इसके साथ नहीं रहना करके, मुझे को बहुत मारता है, पीटता है और भयंकर वो करता है। थानेदारों को चमकाने लगो लेडीज़ को, जबकि तुरंत उसके लिए खिलाफ को करना था ना। ये पूरे ऐसा हराम खोरी पन लगा कर रखे इन लोगों ने, पूरे समाज में से घूसखोरी सब व्याप्त कर दिए है कि इंसान का जीने का अधिकार बिल्कुल छीन लिया गया है ना। वो लिखी संविधान में लिखी बहुत सारी चीज़ मैं मानता हूँ ना, लेकिन उसका तुम रियलिटी में देखोगे ना, रियलिटी में कुछ नहीं है। ये सब बात रहती है ना। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन कोर्ट ने जो न्यायिक सक्रियता दिखाया और जो गरीबों के लिए कोर्ट ने खुद अपनी लड़ाई लड़ा, है ना, और जो उनके लिए खड़ा हुआ, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इसने न केवल विभिन्न व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। और जब न्याय अब खाली जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सक्रियता दिखाएगा और दलितों की लड़ाई लड़ेगा, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, उनकी लड़ाई वो खुद लड़ेगा, तो क्या होगा इससे? कोर्ट खुद अपनी सक्रियता दिखा रहा है, जिससे दलित लोगों की, गरीब लोगों की भी आवाज़ क्या हुई, बुलंद हुई, और उन्होंने भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया। न्याय व्यवस्था क्यों बनाया? लोकतांत्रिक, मतलब कि हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का हो, कोई भी हो, है ना, वो जा करके अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है। और कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने पर बाध्य हुई। कार्यपालिका मतलब पुलिस प्रशासन हो, कलेक्टर वगैरह हो गए, ये सब कार्यपालिका जो नौकरी करते हैं ना, ये सब काय में आते, कार्यपालिका में आते। और नेता लोग काय में आते, विधायिका में आते हैं। और कोर्ट काय में आता है, न्यायपालिका में आता है। देश को 3 चीज़ चलाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका को फिर जब सबसे बड़ा हाई कोर्ट ने जब बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो कार्यपालिका की मजबूरी बन गई, भैया न्याय करना ही पड़ेगा, है ना कि नहीं। और चुनाव प्रणाली को भी इससे ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। और चुनाव प्रणाली को पहले क्या होता था, तो चुनाव हो रहा है, चुनाव में भैया कुछ भी धांधली कर दे रहा है, किसी को वोट डालने नहीं दे रहा है, घर के अंदर कैद कर दे रहा है। पुरानी पिक्चर में देखे हो ना, ऐसा रियल में होता था, है ना। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने के निर्देश दिए। अब कोई भी इंसान चुनाव लड़ेगा, भाई चुनाव लड़ रहे हो ना तुम, तो चुनाव लड़ रहे हो तो तुमको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा कि तुम्हारे पास अभी टोटल कितने रुपए, कितनी संपत्ति है, तुम्हारी टोटल आय कितनी है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता कितनी है। इन सब चीज़ का ब्यौरा न्यायपालिका ने मांगा कि ये सब चीज़ का तुमको ब्यौरा देना पड़ेगा, है ना। जिससे क्या हो, जिससे लोगों के सामने सब जानकारी उपलब्ध हो सके कि किसके पास कितना पैसा है,
है ना, कौन कहाँ तक पढ़ा है, किसकी क्या डिग्री है, और लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर सके। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। हाँ, अब जब जनहित याचिकाएँ आती है तो जब बहुत सारे लोग अपनी याचिका न्यायपालिका में ला कर जमा करेंगे तो न्यायपालिका में काम का दायरा क्या हो जाएगा, इससे बढ़ते जाएगा, न्यायपालिका को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, ये नहीं ऐसा होता है। दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर धुंधला हो गया है। जब न्यायिक सक्रियता होने लगी और जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, कोर्ट लोगों के हेल्प करने लगा, तो इससे क्या हुआ, विधायिका मतलब सरकार और कार्यपालिका मतलब प्रशासन, न्यायपालिका कार्यों के बीच अंतर धुंधला हो गया है। इन सबके कार्य, पहले सबके कार्य बटे हुए थे कि कार्यपालिका देश संभालेगा, सरकार नियम कानून बनाएगी और न्यायपालिका मुकदमे सुनाएगा। अब न्यायपालिका एक प्रकार से क्या कर रहा है, कार्यपालिका काम भी निपटा रहा है ना। जो हो गया, न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को, जो समस्या कार्यपालिका को हल करना था, जो समस्या कलेक्टर, जो समस्या पटवारी, जो समस्या एसडीएम, जो समस्या तहसीलदार को हल करना था, लेकिन ढंग से काम करते क्या है, ये नहीं, घूसखोरी, किसी ने 1,50,000 का नोट पकड़ा है उसी की तरफ होगा, ये इतने हराम खोरी लगा के रखे। 100 में से मात्र एक इंसान हो ईमानदार होता है, बाकी सब बिल्कुल हराम की तनख्वाह खाते, है ना कि नहीं। और जितने भी शोषण किया जा रहा है समाज में, महिलाओं को शोषण किया जा रहा है, स्कूल में जो पैसा आ रहा है स्कूल वाले खजा रहा है, ऊपर की ऊपर निट्टा दे रहा है, ढंग से काम नहीं करवा रहा है। सड़क के लिए पैसा आया, घर बनाने के लिए पैसा आया, अब प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी को घर बनाने के लिए पैसा पंच लोग खजा रहा है, जहीं पे पंच लोग खजा रहा है, क्या बोलते हैं हिसाब से कि 5,000 लाख रुपये दो, 5,000 लाख रुपये हमको ला के दो, तब घर बनाएंगे तुम्हारा। आता है ना, तुम्हारे तुम्हारे घर के आसपास मोहल्ले में कई लोगों के घर के लिए पैसा आया होगा, यहीं के लोग उसको धारण कर लेते। बिल्कुल कार्यपालिका ढंग से काम कर रही क्या, नहीं, इसीलिए न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ रहा है। किसको सक्रिय होना पड़ रहा है, न्यायपालिका, कोर्ट को सक्रिय होना पड़ रहा है, और वो सही भी हो रहा है ना कि नहीं। कोर्ट क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा क्या, अब तुम्हारी ज़मीन है, दूसरा इंसान आ रहा है, पटवारी को पैसा खिला दे रहा है, पटवारी क्यों बोल रहा है, अरे पटवारी जी 2 लाख रुपये ले लो ना, हमारे नाम पे कर दो ज़मीन। तुम्हारी ज़मीन किसके पास चली गई, उन्होंने 2 लाख रुपये पकड़ा है, उसके नाम पे पावती बन गई, तुम्हारी बनी बनाई ज़मीन छीन ली। ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है, रियलिटी में हो रही है ना ये नहीं। और कौन कर रहे हैं, देखो उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, कोर्ट सक्रिय हो गया और कोर्ट किस वायु प्रदूषण दूर करने और ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत सारे नियम लाता है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका काम नहीं है। क्या न्यायपालिका काम सिर्फ क्या है, देश के बड़े बड़े मुद्दे सुलझाना है, और कार्यपालिका का काम है भ्रष्टाचार दूर करना। लेकिन जब कार्यपालिका ढंग से काम नहीं कर रही, इसलिए न्यायपालिका को उससे काम करना पड़ रहा है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच परस्पर संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतंत्र शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग दूसरे की शक्ति और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता इस लोकतंत्र सिद्धांत आघात पहुँच सकता है। अरे भैया, भले ही न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन वो सही भी तो कर रही है। कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी तो करने पड़ेगा ना वो, है ना कि नहीं। ये सब बात होती है। अब मान लो कि तुम एक न्यायाधीश हो, कौन न्यायाधीश है, अब तुम सब लोग सोचो कि तुम न्यायाधीश हो, लाओ आंख बंद करके अपने अंदर फील लेकर के आओ कि तुम कोर्ट पर बैठे हो, न्यायाधीश, आहा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना, क्या हो तुम लोग, एक है ना न्यायाधीश हो न्यायाधीश। नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना कर रहा। अब तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग आए और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और तुमको बोल रहे माई बाप इंसाफ दिलवा दो हमको, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है ना, कि वह शहर की नगर पालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ी हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम के आदेश दे, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का पक्ष है कि ऐसा करने से उनके जीवन का अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से आज जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे सामने 2 लोग आए, 2 पक्ष आए, 100 लोग आए
100 लोग तुम्हारे पास ये बोल रहे हैं कि मैडम जी, 100 लोग क्या बोल रहे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं मैडम जी आप एक काम करो, जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, जितने भी झोपड़ पट्टे होते हैं, है ना, उन सभी झोपड़ पट्टे को हटा दो और वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं झोपड़ी पट्टी में, उन सब लोग को वहाँ से तुरंत खाली करने के लिए बोल दो। इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके बाप के पास बहुत पैसा है, ये तो रह रहे अपने महल में। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? वो मूर्ख लोग आकर के, नालायक लोग आकर के बोलते हैं वहाँ पर कोर्ट में कि झुग्गी झोपड़ी को हटाओ और वहाँ पर क्या बनाओ, सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल बनाओ। तो पर्यटक स्थल ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर जीवन ज़्यादा ज़रूरी है? और झुग्गी झोपड़ी वाले ने क्या बोले कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। अभी एक देखे ना, एक बेचारी, एक देखा था मैंने, बुजुर्ग महिला थी, वो बेचारी अपनी दुकान लगाती थी रोड पे। एक पुलिस वाली लेडीज़ आई और उस पर लाठी बरसाना शुरू कर दी और उसकी जो ठिलिया थी उसको जब्त कर लिया, जिससे उसका रोजी रोटी चल रही है, उसको जब्त कर लिया। वो इतना रोए, उसने इतना रोए, उसका वीडियो वायरल हुआ, मेरे आँख से आंसू निकल गए थे। मैंने फेसबुक में वीडियो को फिर शेयर भी करा। ये सब नियम आते हैं कि भैया रोड से हटाओ। अरे क्यों हटाओ, किसी का बाप का देश है क्या यार, उनका भी अधिकार है। अब मान रहे कि आवागमन में दिक्कत हो रही है तो उनके लिए कहीं अलग व्यवस्था बनाओ, उनका बाजार कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो। हर इंसान को जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो तुम अमीर लोग की सुनोगे और गरीब लोग की नहीं सुनोगे, गरीब लोग की भी सुनना पड़ेगा कि नहीं, सुनना पड़ेगा। अब उनकी रोजी रोटी चल रही है, अब यहीं पर बाजार लगता है। कितने लोग बिल्कुल नहीं करते, अपनी रोजी रोटी चलवा रहे हैं ना, सब्जी बेच करके, सब बेच करके, जो भी अपना काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। अब तुम उन्हीं को लठ मारोगे, तुम उनको उठा के भगा दो, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएगा, है नहीं कि नहीं? समझ रहे हो ना तुम लोग? सबको जीवन जीने का अधिकार है। अब तुम क्या निर्णय लोगे तुम्हारे, और झुग्गी झोपड़ी वाले बोल रहे हैं कि हमको भी जीने का अधिकार है और आप हमारी झोपड़ी कैसे हटा सकते हो। अब तुम क्या करोगे, तुम क्या निर्णय लोगे? और एक निर्णय को लिखो, और जनहित याचिका का मुद्दा है या नहीं है। क्या जनहित याचिका का मुद्दा, जो जज बनने ऐसे नहीं होता है, दो पक्ष आते हैं, समझ में नहीं आता किसकी सुनना है किसकी नहीं सुनना, ऐसा रहता है ना। सोचो क्या करोगे तुम। अब देखो न्यायपालिका और अधिकार। अब न्यायपालिका कौन कौन से अधिकार होती है ना, हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकार, तुम्हारे मौलिक अधिकार, तुमने जन्म ले लिया, तुमको 6 अधिकार मिल चुके हैं। पहला अधिकार क्या, तुम स्वतंत्र हो, कोई दूसरा आकर तुमको कुछ नहीं बोल सकता। दूसरा, कोई इंसान तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता तुम मेरी कोचिंग में आओ, तुम्हारा अधिकार है, आना आओ, नहीं आना नहीं आओगे, है ना कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती तुमसे काम नहीं करवा सकता कोई। कोई तुमको ये नहीं बोल सकता कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दिन का दे रहा हूँ, मेरे पास आकर के काम करो। तुम्हारी इच्छा होगी तो ही तुम करोगे, है ना? हाँ ना, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे अधिकार दिए गए तुम लोग को और कर्तव्य भी दिए गए। और इसकी रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। कोई तुम्हारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है, तुम कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहाँ पर जा कर के बोल सकते हो कि मेरे अधिकारों को हनन किया गया, मेरे पास ये सबूत है, उसको सजा सुनाओ करके। संविधान ऐसी 2 विधियों को वर्णन कर रहा है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकार रक्षा करे। पहला क्या होता है, अनेक सारे रिट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्वोच्च न्यायालय बंदी का प्रत्यक्षीकरण करता है कि भाई बंदी को लाओ और उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो। उससे पूछेगा वो कि तुम यहाँ पर क्यों बंद है, फिर बंदी बताएगा कि माई लॉर्ड मैंने कुछ नहीं करा था, मेरे को 50 साल से बंदी बना के रखे। वो फिर बताएंगे ऐसा, है ना। परामर्श आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करता है। बता रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, सब कल्पना है केमिस्ट्री पूरी। इलेक्ट्रॉन घुस रहा है निकल रहा, सब कल्पना करे, किसी ने देखा नहीं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये रियलिटी पे बेस्ड है। कहा जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अगर बेसिक में को 11वीं में मैंने आर्ट्स लिया होता और मेरे को कोई मेरे जैसा बंदा पढ़ाता तो अभी मैं यहाँ पे नहीं रहता, कहीं और रहता, है ना। देखो, लेकिन उस समय आर्ट्स पढ़ाते भी थे तो क्या पढ़ाने वाले माथा पर रटवा दिए, आंसर क्वेश्चन लिखवा दिए, ये नहीं पता। मज़ा कब आती है, एक बंदे ने एमपी पढ़ा था, एक ने एमपी पढ़ा था। अब कॉलेज में मेरा फ्रेंड बना वो, उससे मैडम ने पूछी सामने बात क्या होता, उसको ये नहीं पता। लोकतंत्र क्या होता, उसको ये नहीं पता, और नाम के लिए एमपी टॉपर।
अब बताओ, एमपी टॉप कर ली लेकिन ये नहीं पता अक्षांश रेखा क्या होती है। ये छोटी छोटी चीज़ भैया, बेसिक क्लियर करना पड़ता है। पढ़ो भी, रटना भी जरूरी है। मैं मानता हूँ समझाई चीज़ तुमको रट रट करके तुमको 12th में परसेंट बना, तुमको रटना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा मकसद है कि तुम समझो भी और उसको याद भी करो, है ना, तो बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। समझ करके पढ़ोगे, आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठोगे, एक बार में निकल जाओगे। एक बार में क्या करोगे, निकाल लोगे, ऐसा ही बन जाओगे। तुम में से कहीं होगा ऐसा ही बन गया, टीआई बन गया। ये देखे यहाँ पे मैडम है, खैर लठ मारती बिल्कुल, तुम भी बिल्कुल लठ मारोगे, है ना कि नहीं। गुंडे लोग को रे, है ना, है ना। न्यायालय को भी ऐसी रीट जारी कर सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। अगर नेता लोग ने कोई कानून बनाए, नेताओं ने क्या बनाया, कोई कानून बनाए, नेताओं ने क्या बनाया, कोई कानून बनाए, और कानून कैसा, जो गलत है, और उस कानून से नेता लोग ने कानून बनाए, ऐसा कानून बनाया है जिससे एक समुदाय का तो भला हो रहा है, लेकिन दूसरे समुदाय का भला हो रहा है क्या, नहीं। नेता लोगों ने कानून बना दिए कि भैया कि जितनी झुग्गी झोपड़ी सबको हटाना पड़ेगा, बना दी कानून। इससे तो जिसके पास घर है उसको तो अच्छा लग रहा है कि यार अच्छा पर्यटन बनेगा, लेकिन जो इंसान उस वहाँ पर रह रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो कहाँ जाएगा उसके छोटे छोटे मासूम लड़के बच्चों को लेकर के, है ना कि नहीं, वो कहाँ जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोग को, उनकी रक्षा कौन करेगा। तो न्यायपालिका, तो कोर्ट, अगर कोर्ट देखेगा भैया कि ये कानून बनने से इन लोग के साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत आदेश देगा और तुरंत उसको रोक देगा। ये पावर होती है कोर्ट के पास, न्यायपालिका के पास। इसलिए बोलते हैं कि सबसे लास्ट में कानून का सहारा होता है, ऐसा होता है ना। देखो, ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों को मौलिक अधिकार के संरक्षण तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्या के रूप में स्थापित करते हैं। न्यायपालिका के पास क्या अधिकार है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, और संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है कि संविधान में ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है इसलिए तुम ये गलत काम कर रहे हो ना, व्याख्या करता है। उपयुक्त प्रावधान में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधान के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जो होता है कि देश की सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े ताकतवर दिग्गज लोग ने एक कानून बनाए, लागू भी कर दिए, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगा कि ये कानून गलत है और संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री बनाए कानून चाहे कोई बनाए, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो तुरंत उसकी फिर से जांच करवाएगा और उस कानून को तुरंत रद्द कर सकता है, उसको रोक सकता है। ये पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास होती है, न्यायालय के पास होती है ना। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भारत में संविधान लिखित है। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने वाले सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। संविधान में ये लिखा है, अगर सरकार ने ऐसा कानून लेकर के आई जिससे तुम्हारा मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, सरकार ने कानून लेकर के आ गई, अभी तो महामारी लगी इसलिए ला सकती है, और महामारी नहीं लगी होती सरकार कानून लेकर के आती कि कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकर के आ गई सरकार ने कानून, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। महामारी की बात अलग है, महामारी लगी तो आपातकाल घोषित हुआ, फिर आपातकाल के थ्रू मौलिक अधिकार तुम्हारे छिन चुके हैं। लॉकडाउन में तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार काम करे क्या, नहीं, तुम रोड में घूमते लट पड़ते हो वहाँ पे, ये भी नहीं बोल सकते थे तुम कि भैया हमको मौलिक अधिकार है जहाँ वहाँ रहने का, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा नहीं। धारा 144 लागू हुई कलेक्टर के द्वारा, मतलब पूरे अधिकार तुम्हारे रद्द हो गए, है ना, 4 लोग खड़े नहीं हो सकते समूह में। लेकिन अगर कुछ मीटर नहीं है और सरकार को कानून लेकर के आ रही है कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक ये कर पाओगे वो कर पाओगे, तो अगर न्यायपालिका चाहे और तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून के विरुद्ध क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। क्लियर, ऐसा होता है।
देखो, इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपना न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। खाली व्यक्तिगत मामले में नहीं और जनहित याचिका में नहीं, अगर कोई पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश का मामला है, तो वहाँ पर भी न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इतने पावरफुल होता है कोर्ट, है ना। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। ऐसा नहीं कि नेता लोग आ गए, सरकार बन गई, उन लोग की तो कुछ भी कानून ला के बना देंगे, वो थोप देंगे, ऐसा नहीं, है ना। कोई कानून बन भी गया तो न्यायपालिका जो जज, पढ़ा लिखा जो बुद्धिमान व्यक्ति बैठता है, वो उसको रद्द करने की शक्ति रखता है। वो बताया कि संविधान में ये लिखा है और संविधान के तुमने इस धारा का उल्लंघन करके ये कानून बनाए हो, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाता है। ये पावर होती है, सबसे बड़ी पावर ये होती है न्यायपालिका की। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए, केंद्र सरकार, अभी केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है ना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप लोगों के लिए एक कानून लेकर के आया हूँ, है ना मित्रों। ऐसे ही बोलते ना, है ना कि नहीं, है ना। किसका ना, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने कोई क्या बनाए? कोई कानून बनाए। केंद्र सरकार ने क्या बनाई? कोई कानून बनाए। और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कानून किसने बनाई? केंद्र सरकार ने। केंद्र मतलब पूरे देश की सरकार ने। और राज्यों को ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने किस पर कानून बनाई? देखो, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका निपटारा कौन करेगी? केंद्र सरकार। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका निपटारा कौन करेगी? राज्य की सरकार करेगी राज्य सरकार। और केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बनाई, है ना, जो किसके क्षेत्र में आ रहा है? राज्य सरकार के क्षेत्र में आ रहा है। तो राज्य सरकार चाहे तो कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट जा करके बोल सकती है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाई उससे हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना। केंद्र सरकार मोदी सरकार, और 28 राज्य, हर राज्य की अलग अलग सरकार। मध्य प्रदेश से राज्य सरकार, है ना। मान चलो कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, और केंद्र में किसकी सरकार होती? भाजपा की। और केंद्र वाले अगर कोई कानून बनाते और कांग्रेस सरकार को वो लगता है कि ये हमारे उसको उल्लंघन कर रहा है, तो कांग्रेस सरकार कहाँ जाती? कोर्ट जाती, और वहाँ पर जाके बोलती कि भाजपा वाले हमारे ऊपर वो थोप रहा है करके, है ना, कि वो कानून को रद्द किया जाए। ऐसा होता। न्यायिक पुनरावलोकन करने की क्या करती? वो मांग करती। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर कोई भी कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका सर्वेक्षण कर सकता है, या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य की विधायिका द्वारा बनाए कानून पर भी लागू होती है। क्या होती है? लागू होती है। रिट जारी करने, रिट क्या होता है? कल पढ़े थे अपन ने। क्या होता है रिट? क्या होता है रिट? क्या होता है रिट, बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, क्या बात, शाबाश, है ना। अगर कोई भी तुम्हारे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है ना, तो तुम कहाँ जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय। वो तुम्हारे मौलिक अधिकारों क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसकी शक्ति होती है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा शक्ति बढ़ गई है ना, शक्ति बढ़ गई है।
थोड़ा सा बचा तुम्हारा वाला अध्याय।